आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। और बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आज क्लास नंबर 47 आप सभी को मिल रहा है, ठीक ना। और आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तथा आपका पुराना रिवीजन भी होगा, क्योंकि बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि कितना आपको तैयार है। ठीक है, तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। कोई भी क्वेश्चंस जो आपको समझ में ना आए तो उसको नोट डाउन करिएगा और ज़रूर से ज़रूर उसको आफ्टर क्लास लर्न कर लीजिएगा किसी भी प्रकार से। तो चलिएगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इसको ध्यान से करिएगा। पहला क्वेश्चन है, आई वॉज, पहला ऑप्शन है आई वॉज मेकिंग केक्स। सेकेंड ऑप्शन है आई हैव बीन मेकिंग केक्स। थर्ड, आई हैड बीन मेकिंग केक्स। फोर्थ, आई विल बी मेकिंग केक्स। आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, बस आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस पहचानने वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बताइएगा। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल, यस, बहुत बढ़िया। कौन सा आंसर, फटाफट आंसर करें। बिल्कुल बच्चे, बहुत अच्छे। आपका आंसर बी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बस पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंस फॉर लास्ट में लगता है, ठीक है। तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पहचाना जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत आसान है, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं। द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। बताइएगा, इसको आपको पहचानना है। लास्ट में आपको क्या करना था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे दिया था, उसमें आपको सेंटेंस पहचानना था। इस बार आपको सेंटेंस दिया हुआ है, टेंस बताना है। आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। बताइए, प्रेजेंट टेंस करेंगे, पास्ट टेंस करेंगे और फ्यूचर टेंस करेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ध्यान से इसको करना पड़ेगा आपको। आंसर करें बच्चों। यस, नो नो नो, प्रेजेंट टेंस नहीं अपना आंसर है, ध्यान से रहिए। प्रेजेंट टेंस आंसर नहीं है। आई एम से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं व्हेन के पहले वाले क्लॉज को देखूं या व्हेन वाले क्लॉज को देखूं। तो बाबू, आपको ये जानना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, तो आई एम गोइंग टू बी अ टीचर है, यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आपका देखिए कंप्लीट हो रहा है। और व्हेन आई ग्रो अप, यहाँ आपने, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल क्लॉज को लाने की आवश्यकता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज है आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, यहीं पर अगर आप इसको फुल स्टॉप कर दें, व्हेन आई ग्रो अप को ना अगर ध्यान दें, तो आप ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब, तो आप टीचर होने वाले हैं, इट मीन्स यू विल बी बिकम अ टीचर, ओके, इन फ्यूचर। यू विल बिकम अ टीचर इन फ्यूचर, नॉट इन प्रेजेंट। आई एम गोइंग टू भी मतलब क्या होता है, होने वाला हूँ, ओके। इसलिए सी आंसर करेक्ट है। प्रेजेंट टेंस को नहीं ध्यान देंगे। बहुत ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर बी भी बहुत से बच्चों का करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हेयर द स्टोरी इन डिटेल्स, द वर्ड डिटेल्स इज। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू हेयर द स्टोरी इन डिटेल्स। बताइएगा, यहाँ पर एक डिटेल वर्ड है, इस ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है? क्या करेक्ट करेंगे आप?
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई वॉन्ट, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट वर्ब, टू आपका प्रीपोजिशन, हियर वर्ब, द स्टोरी नाउन, इन आपका फिर से प्रीपोजिशन और फिर से एक डिटेल्स वर्ड आया है। आपको ये चीज़ आप जानकारी है कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन को नाउन से जोड़ता है, नाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपको बस यही प्रीपोजिशन की हिंट ही अगर आप पकड़ें तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए आंसर करेक्ट है। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए ऑप्शन नाउन है ये, इन डिटेल यानी विस्तृत वर्णन, विस्तार में। ओके, बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर। इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, यहाँ वेदर क्या है? ऑप्शन मिल रहा है प्रोनाउन, दूसरा प्रीपोजिशन, थर्ड कंजक्शन और लास्ट एडवर्ब। बताइएगा। इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, क्या करेक्ट करेंगे यहाँ पर? ये जो वेदर है ये क्या है? आपको ध्यान में आ रहा है यहाँ पर आई डाउट, मैं शक करता हूँ या मुझे शक है, वेदर का प्रयोग किया गया, शी विल मीट हिम। यहाँ पर वेदर एक दो क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इट्स वेरी इजी, मुझे लगता है बहुत आसान है। बिल्कुल, सी फॉर कंजक्शन इज द राइट आंसर। ओके, वेदर कंजक्शन है, वेदर के साथ अगर आप कोरिलेटिव की बात करें तो ओ आर आता है ना, कहते हैं ना, चाहे मानो या ना मानो, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कंजक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो आप सिर्फ एरर पे, नरेशन पे और वॉइस पे ही नहीं निर्भर रह सकते। हर प्रकार के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, तो आपका रिस्पांस बनता है कि बहुत बढ़िया से आप स्टडी करिए, बस लगे रहिए और सफलता तो एक दिन मिल ही जाएगी। सेंटेंस है शी सैंग एंड डांस्ड हैप्पीली। बताइएगा, यहाँ पर सैंग और डांस्ड दो वर्ड हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं। ये वर्ड कैसे वर्ब हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन या इर्रेगुलर वर्ब्स। बताएं क्या किया जाए? आपने पढ़ा है वर्ब के दो प्रकार, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि साकर्मक और अकर्मक, यानी फिर और समझे, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपने पढ़ा है ना। जब ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव भी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत अच्छे। देखिएगा, यहाँ ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा, इनट्रांजिटिव माना जाता है। जब भी ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो इनट्रांजिटिव होता है। ओके, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द नरेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस है किडनैपर्स सेड इफ यू डोंट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय। यहाँ पर इफ देख के बच्चे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बट मैं पहले ही आपको बता दूं, इफ यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है द किडनैपर्स threatened to kill the boy if they did not pay the ransom. Second option, the kidnappers said that if they paid not the ransom they will kill the boy. Third one is the kidnappers said to them that if you don't pay the ransom we shall kill the boy. And last one is the kidnapper threatened that if the parents of the boy did not pay the ransom the boy will be killed. ओके, तो अब बताइएगा कौन सा आंसर करेंगे। अगर आप स्टार्ट से स्टार्ट करें फर्स्ट ऑप्शन से, तो आप किडनैपर ने क्या कहा, बात को कहा कि धमकी दिया, तो आप देख पा रहे हैं धमकी दिया, थ्रेटेंड यूज़ होगा। तो थ्रेटेंड किस किस में यूज़ हुआ है? अगर आप देखें तो बी ऑप्शन में नहीं यूज़ हुआ है,
सी में देखें नहीं यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो सकता है। अब आप अगर पहले ऑप्शन को देखें, द किडनैपर्स थ्रेटेंड टू किल द बॉय, मारने की धमकी दी, यदि दे मतलब कौन, बच्चे के माता पिता, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर दिया है ना यू बराबर किडनैपर माता पिता से सेट टू देम ही तो रहता, भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। सेट टू देम होता तो देम आपका यू के अनुसार दे बना है। ओके, आपने पढ़ा है ना कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम मान लेते हैं या तो प्लूरल या तो सिंगुलर जैसा यूज हो, तो यहाँ प्लूरल माना जाए क्योंकि पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे मतलब माता पिता, डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करेंगे, पे द रैंसम, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए मिल रहा है। बट डी भी देख लिया जाए, द किडनैपर्स थ्रेटन्ड इफ द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट पे द रैंसम द बॉय विल बी। अब देखिए यहाँ पर आप टू किल द बॉय को अगर पहले वाले में जो दिया है इसको अगर आप इग्नोर भी कर दें तो भी डी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि थ्रेटेंड दैट इफ द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट पे द रैंसम, यहाँ तक तो चलिए आपने बिठा लिया विद मीनिंग, बट द बॉय विल बी किल्ड, यहाँ भी तो टेंस चेंज होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो बिल्कुल सही ए आंसर, ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस घुमा कर भी एग्जाम में देता है। आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शंस के अनुसार आपको भी मुड़ जाना होगा, जैसे ऑप्शंस दिए जाएंगे वैसे आपने अपने मीनिंग को भी बिठा लेना है। तो आपका ए आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। नो सूनर हैड द डॉक्टर एंटर द हॉस्पिटल देन इट बिगेन टू रेन, यहाँ पर क्या गड़बड़ मिल रही है बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करें। नो सूनर हैड द डॉक्टर इंटर द हॉस्पिटल, आपको पता है ना नो सूनर इन्वर्जन की तरह यूज होता है, कि आपने देखा है कि इंट्रोगेटिव की तरह, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब आपको पता चल गया, यहाँ पर हैड है, बिल्कुल सही, बी वाला बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं आप लोग। देखिए एंटर्ड, ENTERED होना चाहिए था ना, इंटर्ड, क्योंकि हैड आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और इंटर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होता जब अंदर जाने के लिए बात होती है, में प्रवेश करना। ओके, तो आपका 7 का बी। 8 भी देखते चले, हैड ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचा ही था कुछ देर पहले, कि क्या कर दिया उसने, जो है ट्रेन पकड़ ली। तो क्या करेंगे आप, देखिए आपको यही ध्यान रखना है कि अगर बिफोर, ठीक है, बिफोर आया है या अर्लियर आया है तो बीच में आपको बिफोर को ध्यान में रखते हुए बिफोर के बाद सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। अब आपको मिल गया होगा बिल्कुल सी आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। ही हैड कॉट नहीं होगा, ही कॉट होगा, क्योंकि अभी आपको बताया गया बिफोर या अर्लियर कुछ ऐसा हो तो उसके पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में सिंपल पास्ट होता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुझे लगता है ये तो बहुत आसान है। द फर्नीचर्स परचेज्ड बाई मी is a substandard and not fit for my drawing room, बताएं इसमें क्या गड़बड़ है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। ओके, फर्नीचर होता है ना कि फर्नीचर्स, ये कलेक्टिव नाउन है। मेज, कुर्सी, बेड, सोफा, श्रृंगारदान, जो भी आपके जो है लकड़ी के आइटम्स होते हैं वो फर्नीचर में यूज़ किए जाते हैं, फर्नीचर के अंदर अंदर रहते हैं, दैट्स वाई फर्नीचर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ओके, आप एस नहीं यूज कर सकते, जब इसको बनाना हो तो एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ जाइएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो ये दिया हुआ सेंटेंस किस में है, ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे,
ये दिया हुआ सेंटेंस किस में है, सिंपल में, कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में, बताइए। अब आपको ये सामान्य जानकारी हो गई होगी इतने सारे प्रैक्टिस से कि बस आपको क्या करना है, कंजक्शन वाला ब्रह्मास्त्र यूज करना है। अगर आपको कंजक्शन याद है कि कौन सा किसका है तो आप बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एंड है ना, एंड से आपने कंपाउंड पहचान लिया, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा, कह रहा है कि अपने सभी मित्रों के जो है मित्रों के कॉल को उसने रिसीव किया और दिल्ली से तुरंत तुरंत निकला। तो रिसीविंग कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट, यहाँ पर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, ये तो सिंपल निकल गया, पहला ऑप्शन सिंपल है। ओके, आप देखिए सेकंड देख लीजिए, तो पहला आंसर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स अपने को ढूंढना है। ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड, देयरफॉर आपको पता चल गया ना कि ये तो कंपाउंड निकल गया। सी देखा जाए, एज सुन एज, बिल्कुल सही, सी में देखिए एज सुन एज कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन है, दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर। एज सुन एज, जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया वह दिल्ली से निकल गया। और लास्ट देख लिया जाए तो सी आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप सभी। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब फटाफट आंसर कर रहे हैं वो तो समझे एकदम मज़े में चल रहे हैं, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया से मदद करेगा। लास्ट देखिए, ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड सून, फिर एंड मिल गया तो कंपाउंड मिल गया, तो सी अपना उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, टू हैंग फायर मीन्स, टू हैंग फायर, ये सब आइडियम्स एंड फ्रेजेस वाले वर्ड्स मैं आपको देती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपने कलेक्शन कर लिया होगा, अब आप रटना स्टार्ट कर दें। पहला ऑप्शन देखें, टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, टू हेजिटेट, और जो है तीसरा है टू स्कोल्ड, और चौथा नॉट शेयरिंग सीक्रेट। बताइए, टू हैंग फायर आग पकड़ना, या फिर जो है आग को क्या करना, लटकना या फिर जूझना, उससे क्या हो जाएगा। पहला वेरी सक्सेसफुल होना, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल आंसर नहीं लग रहा है दिए गए स्टेटमेंट से, तो ये आंसर नहीं है। बिल्कुल, आप भी आंसर करते रहे बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टू हेजिटेट, टू स्कोल्ड मने डांटना, नॉट शेयरिंग सीक्रेट मतलब होता है रहस्य को या अपने मन की बातों को शेयर ना करना, तो ये भी अपना इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका 11th का बी आंसर करेक्ट होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये सब आपके आइडियमिक एक्सप्रेशन है जो कि एग्जाम में आता है। अब आप कहते हैं यू आर मैन ऑफ स्ट्रॉ इन माई लाइफ या इन माई कॉलेज, मतलब तुम बहुत बेकार के आदमी हो, है ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके से कुछ आप यूज़ करते सुने होंगे अपने आसपास। तो इसका मीन्स मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मैंने चारा होता है, भूसा चारा, तो यहाँ पर स्ट्रॉ तिनका, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, वेट इन एनॉक्शसली मतलब चिंता से इंतजार करना, बायस्ड भी मतलब पक्षपात नज़रिया रखना, मैन ऑफ नो क्वालिटी, यही सी आंसर करेक्ट है। फुल ऑफ विजडम होता तो मैन ऑफ लेटर्स हो जाता है। ओके, तो बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13। टू बाइट द डस्ट मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन इज टू एंग्री, सेकेंड वन इज टू फील सॉरी, third one is to suffer defeat, and last one is to have doubt. What is the meaning of the given sentence, or we can say the given idiom expression to bite the dust means? First one is angry, second one to feel sorry, and third one is thus to suffer defeat, यानी कि हार से संघर्ष करना। बताइए, पराजय झेलना, वट एवर यू कैन से इन हिंदी। बताइएगा क्या करेक्ट किया जाए। देखिए, बाइट द डस्ट मतलब होता ना धूल चबाना, इसका मीन्स क्या, आप देख पा रहे हो, गुस्सा होना। टू फील सॉरी मतलब गलती महसूस करना, ये सब आंसर नहीं है, आप इसको किसी भी प्रकार से नोट करें बच्चों। टू सफ़र डिफीट यानी हार का सामना करना या हार से झेलना। ओके, तो सी आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द पेरेंट्स आर नेवर फेड, आपको कंप्लीट करना है। फेड ऑन विथ देयर चिल्ड्रेन, फेड अप विथ देयर चिल्ड्रेन, फेड एट विथ देयर चिल्ड्रेन, या फेड डाउन विथ चिल्ड्रेन। ये जो है
मुझे लगता है एक या दो क्लास पहले मैंने पूरा पूरा ये एक पूरा वर्ड मैंने दिया था और मैंने बताया था ऊब जाना, छुटकारा पाना। इसका मतलब होता ना कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, इसका क्या मीनिंग होगा। तो आपको बिल्कुल, बहुत से बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूरा प्रयास है कि आपको हर उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस दिए जाएं जो भी टॉपिक आपको टफ़ या इजी लगते हैं। ओके, बहुत से बच्चों का पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बहुत टफ लगता है, बहुत बच्चों को नरेशन ही टफ लगता है। तो हर बच्चे का अपना एक लेवल और नज़रिया होता है, बट डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करते रहें, इट विल बी गुड फॉर यू। तो फेड अप विथ याद आ गया ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, बी आंसर करेक्ट है। फेड अप विथ मतलब ऊब जाना, बोर हो जाना। ओके, बहुत बढ़िया। तो माता पिता कभी भी अपने बच्चों से छुट जो है ऊबते नहीं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वॉइस चेंज करना है आई नो यू। कैसे चेंज करेंगे? पहला ऑप्शन यू आर नोन टू मी, सेकेंड है यू आर नोन बाई मी, थर्ड है यू वर नोन बाई मी, लास्ट आई एम नोन बाई यू। क्या करेक्ट करेंगे? देखिएगा, नहीं नहीं बेटे, बी आंसर नहीं सही है, ए आंसर सही है। ए वाले बच्चे फटाफट करेक्ट करें, समझेंगे। यदि सेंटेंस में नो दिया है, के एन ओ डब्ल्यू, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन हो जाता है। और सेंटेंस में ओबेलाइज अगर दिया है तो ओबेलाइज्ड हो जाता है। तो इन दोनों के साथ बाई के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार से लर्न करें। ओके, तो नोन टू मी करेक्ट होगा। ओके, ओबेलाइज टू मी, नोन टू मी, दिस वन इज इन प्लेस ऑफ बाई, वी ऑलवेज यूज टू इन पैसिव वॉइस। ऐसे कंटेन है, इंटरेस्ट है, इसके साथ इन लगता है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अक्सोरी साइड मीन्स किलिंग ऑफ वंस किड, मतलब अपने बच्चे की हत्या। किलिंग ऑफ वंस किंग, अपने राजा की हत्या। किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपने पत्नी की हत्या। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बताइएगा। देखिए, किड हो तो इन्फेंटिसाइड होता है, आपको याद होगा ना, इन्फेंटिसाइड यानी नवजात शिशु की हत्या। किंग का रेजीसाइड याद आ रहा होगा, रेजीसाइड। ओके, और सिस्टर का सोरोरीसाइड याद आ रहा होगा, सोरोरीसाइड। ओके, जैसे बोले वैसे लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। और अपना डी आंसर करेक्ट है। अक्सोरीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपने पत्नी की हत्या करना। दैट मीन्स, इट मीन्स किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अक्सोरीसाइड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बहुत से अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। ये गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मीनिंग है, बताएं। अंडरलाइन वर्ड का, गुड पर्सनैलिटी, टैलेंट फॉर एक्टिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग एंड इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन। एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा व्यक्तित्व हो जरूरी है उसके पास होना। टैलेंट फॉर एक्टिंग यानी एक्टिंग करने का टैलेंट उसके पास हो, या बोलने की कला उसके पास हो कि बोल करके अपने बच्चों को हर तरीके से वह समझा ले, या इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन या अनुशासन ही वो करता रहे पूरे टाइम। व्हाट विल बी आंसर, बताइएगा। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन और एक्टिव, ये दोनों इनकरेक्ट हो गया। ए और सी को ध्यान करें तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये सी आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया, सी वाले बच्चे करेक्ट है। बोलने की कला एक अध्यापक में होनी चाहिए ताकि वो सब बच्चों से इंटरेक्शन कर सके। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आपको याद करना है बच्चे, इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं। इस इंस्ट्रक्शन को तो जरूर से जरूर ध्यान रखें। ओके, बताइएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पब्लिश्ड, सॉरी पनिश्ड यहाँ लिखना चाहिए था, बट गलती से पब्लिश्ड हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान कर लीजिए, पनिश्ड होगा। और देखिए दूसरा, इथिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, या कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ नॉट कम यट, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम यट। इनकरेक्ट ढूंढना, इसका मतलब बाकी तीन जो होगा वो करेक्ट होगा।
देखिएगा, आपको यहाँ मिल रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, आपको बताया है ईच, अगर ईच और एवरी कहीं पर हो, नाइदर नॉर, आइदर नॉर, आइदर और इस तरीके से अगर मतलब सिंगुलर की बात करें तो यहाँ पर ये आपका वॉज यानी कि सिंगुलर माना जाता है ईच आने की वजह से। तो यहाँ पर यही इनकरेक्ट था, पहला ही आपका, बाकी सब करेक्ट हैं। करेक्ट देखिए, इथिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ठीक है, जो है बहुत सारे ऐसे आईसीएस वाले कुछ सब्जेक्ट नेम होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, बट ऑलवेज वी यूज दोज वर्ड्स इन सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट है। सी देखा जाए, द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स हैज़, अब देखिए प्लेयर्स का कैप्टन सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा, हैज़ करेक्ट है। नॉट कम येट मतलब अभी भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और अगला देखिए, अ नंबर ऑफ पीपल हैव, तो अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, मेनी नंबर ऑफ, ये सब प्लूरल को दर्शाते हैं। भले आ आया है, ये प्लूरल के नाते प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ इनकरेक्ट अपना ए वाला ही था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली रिटन, बताइए। माई फादर इज अ एडवोकेट, ही इज एन यूरोपियन, द सन राइजेज इन द पास्ट, इसका मतलब करेक्टली बताना है। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है बच्चों, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, ठीक है, बट प्रैक्टिस से आप आसान बना सकते हैं। तो बताइए कौन सा आंसर करेंगे। माई फादर इज अ एडवोकेट गलत हो गया ना, एन एडवोकेट होना चाहिए, तो ये तो अपना इनकरेक्ट निकला, एन एडवोकेट होना चाहिए था, एन। बी ऑप्शन देखे, ही इज एन यूरोपियन, यहाँ तो यू बोल रहे हो ना, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दे, तो आ यूरोपियन, तो ये भी इनकरेक्ट निकला। सी देखिए, सन है तो दा लगना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट निकला। यानी कि आप जान लिए पहला, दूसरा, तीसरा इनकरेक्ट है, तो बचा खुचा के चौथा करेक्ट हो गया। अब चौथा क्यों करेक्ट है, तो कि एम पी बोल रहे हो आप, एम पी, तो बोल तो वावेल रहे हैं ना, भले कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एन करेक्ट है। बात समझ पा रहे हैं ना, और करेक्ट ही पूछा है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पर चलें। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस है जो जो आपको अफर्मेटिव में लिखा है, आपको उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अब आपको एक बात तो याद आई होगी ना, कि मैंने आपको बार बार बताया कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो असर्टिव अफर्मेटिव में, यदि असर्टिव अफर्मेटिव में तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यदि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में तो असर्टिव नेगेटिव में। ये वाला अगर बात याद हो तो आप चलिए आंसर करते हैं। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होना चाहिए, इसका मतलब आप क्या नहीं करेंगे। देखिए, पहले ऑप्शन में कहीं नाट दिखा, नहीं दिखा, फट से उसको भूल जाएं। दूसरे ऑप्शन को देखें, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, तो दूसरा ऑप्शन आपका नॉट वाला है। तीसरा देखें, यहाँ भी नॉट नहीं है, चौथे में भी नॉट नहीं है, तो बी आंसर करेक्ट हो गया। बस आप इसी ट्रिक से ही अगर आप काम करना स्टार्ट करें तब भी आपका करेक्ट होगा। ओके, तो हु वुड नॉट डाई फॉर, जैसे एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, हर कोई अपने देश के लिए समर्पित हुआ या होगा, तो आप क्या करोगे, हूँ कौन नहीं हुआ या कौन नहीं होगा, तो आंसर आप पूछ ही ऐसे रहे हो ना कि हर कोई होगा, तो इसको ऐसे ध्यान रखिए। कौन तुम्हें बचाएगा, इसका मतलब कोई नहीं तुम्हें बचाएगा, लेकिन कह दिया जाए कौन तुम्हें नहीं बचाएगा, इसका मतलब हर कोई बचाएगा। ये बात पूछने का जो तरीका होता है वही आप स्टाइल अपनाएं तो फटाफट आंसर कर देंगे। ओके, बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे 1 नंबर मार्क्स कर लें। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स हाईलाइटेड एक्सप्रेशन, बताइए आपको क्या करना पड़ेगा। एक सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है, आपको इसको करेक्ट करना है। पहला ऑप्शन देखें, ही वॉज अक्यूज्ड बाई मर्डर, ही वॉज अक्यूज्ड विद द मर्डर, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अक्यूज मतलब होता ना आरोप लगाना, ठीक है,
और डी है ऑन मर्डर। बताइए, बस आपको यही प्रीपोजिशन करेक्ट वाला याद रखना है, अक्यूज के साथ क्या लगता है। और अक्यूज वाले क्वेश्चन तो अक्सर करके मैं बना देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये वर्ड पूछता रहता है। तो आपको किसी भी प्रकार से आपको बस याद रखना है, अक्यूज ऑफ, चार्ज ऑफ, ठीक है, गिल्टी ऑफ, केयर ऑफ, ये सब आपका ऑफ को लेता है। तो नीड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, सी आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही बने रहिए। बताइएगा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। बताएंगे पैसिव वॉइस आपको मिल रहा है बनाने को। द सेंटेंस आपका किस में है? दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल। एक मिस्त्री है जो दीवार बना रहा है। प्रोसेस कंटिन्यू है, आपको को पैसिव में चेंज करना है। इज एम आर वॉज वर्क के साथ आपको पता है ना क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा? ए नहीं, नहीं बेटे, ए नहीं आंसर होगा, बिल्कुल नहीं, ए नहीं होगा। बी की बात करें तो कितने बच्चे बी आंसर कर रहे हैं? बी वाले बच्चे हाथ उठाएं। नहीं नहीं, बी भी आंसर नहीं होगा, गड़बड़ हो गई। सी पे वाले बच्चे हाथ उठाएं, सी वाले बताएं। सी आंसर भी नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। डी क्यों होगा भाई? क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना, अवाल, तो अवाल है, आपने ऑप्शन में द वॉल दे दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अवाल करें कि द वॉल करें। द वॉल इज, अब इज एम आर वाज वर्क के बाद बींग लगता है, आपको बींग लगाना पड़ेगा। तो बींग किस किस में लगा है? प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहता है, तो पहले में और तीसरे में नहीं लगा, यानी कि दूसरा और चौथा हो सकता था। दूसरे में बिल्ट नहीं किया है ना, थर्ड फॉर्म, इसलिए गलत है। चौथे में बिल्ट किया है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बस ऐसे अपने बड़प्पन को बनाए रखिए क्लास को लेकर के, ठीक है। बहुत ही आगे जाना है, और जितना मेहनत को कर सकिए बाबू उतना मेहनत करिए। बिल्कुल मेहनत में तो बिल्कुल कोताही ना करें। पिक द सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बताइए, ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। बताएंगे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। नहीं नहीं, सिंपल में बनाना है। कॉम्प्लेक्स में दिया है क्योंकि दैट आया है। ओके, बस आपको ये दैट को ध्यान रखिए, दैट आया है तो कॉम्प्लेक्स में है, सिंपल में ढूंढना है। सिंपल ढूंढने चलेंगे तो क्या पाएंगे? एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब, नो कंजक्शन विल बी यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। तो पहले में एज आ गया, तुरंत भूल जाएं। दूसरे की बात करें, यहाँ पर बिकॉज आ गया, इसको भी भूल जाएं। तीसरे ऑप्शन की बात करें, अब देखिए, ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यही सही है, ठीक है। ये टू आपका कंजक्शन नहीं है, ये टू एक प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। उसने कठिन परिश्रम किया, किस लिए किया? एग्जामिनेशन पास करने के लिए। तो उद्देश्य को दर्शाने के लिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और डी में भी देखिए आपको कंजक्शन मिल जाएगा, सो दैट, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिंपल में नो कंजक्शन विल बी यूज्ड। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, ऑप्शन ए इन एनी एक्सक्यूजेज, बी ऑफ एनी एक्सक्यूजेज, और सी फॉर एनी एक्सक्यूजेज, और डी टू एनी एक्सक्यूजेस। क्या किया जाएगा बताइएगा? योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेज, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। जब भी मैटर रहे तो हमेशा ऑफ लगता है, एडमिट ऑफ, यानी कि कोई एक्सक्यूज स्वीकार नहीं करता आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका व्यवहार। तो बी आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छे, मार्क्स भी शेयर करिएगा। ओके, न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी ड्राइव्ड, डिराइव्ड। अब डिराइव्ड के साथ क्या लगेगा? ऑन लगे, अपॉन लगे, फ्रॉम लगे, विथ लगे। डिराइव मतलब क्या होता है? वंचित होना। ओके, मीनिंग मैं लिख दे रही हूँ, वंचित होना। दिस वन इज करेक्ट आंसर, वंचित होना। बताइए, डिराइव्ड फ्रॉम होता है ना, याद होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें। न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम गुड राइटिंग्स। ओके, बहुत अच्छे।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आपने क्लासेस को अटेंड किया, बहुत अच्छे से कोशिश किए और बहुत ही अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही प्यार और जो है साथ बनाए रखिए, क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करें। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको और भी क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे इंसान बन के समाज में उभर कर आइए, क्योंकि जितना आज मेहनत आप करेंगे उतना ही आपकी पीढ़ी और आप खुद और आपका अपना जो है जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत बढ़िया से निखर कर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समय दिया। थैंक्स अ लॉट।